Hey guys, welcome to Founders Vacuum. This is your host and host Vivek Kodeshriwal. So today we have with us Tushar Kansan. He is the founder and CEO of Consultancy Venture. So today we had podcast with him. He shared lots of things about how venture capitals are work, what is important for market research, and how you can get funding for your start. So go watch this podcast completely and share your valuable comment. Thank you. So hi, hello, welcome to our podcast. So how are you? I'm doing well. How are you doing? I'm good. Thank you for asking. So yeah, Tushar, tell me about something like how you started your journey. I did engineering after my 12th class. And while doing engineering, I used to read a lot. So I started my journey by thinking that either I want to be in finance or in technology. And I was doing engineering, but after that, I got a chance to do MBA in finance from University of Delhi. And after that, my journey started. I worked for companies like Deloitte and Touche, handled private equity, due diligence, valuation, and then I was part of Brand Capital, which is Times of India's venture arm. Invested almost 100 crores across 6 companies. And then got a chance to work in treasuries of Aircel, which was $3 billion. In MTS, I was heading the treasury, raised $2.5 billion for them as debt in 3 years. And then I was CFO of a company called Distribution Logistics, which was owned by the American private equity fund Guggenheim Partners. Personally speaking, I was in a middle class family, and my father is from IIT Delhi, and wife is also investment banker. She was heading capital markets North region at Axis Capital, and I have 2 kids. Well, that's great. So your whole family is like an investment. Like Wife and me, yes, and father more of like technology. So it's like बचपन से ही वो कुछ entrepreneurship वाली वो तो है मतलब my father taught me that he used to see me take classes at Vidya Mandir और उस टाइम पे विद्या मंदिर बहुत छोटा सा एक जो तीनों ब्रदर्स थे वो खुद पढ़ाते थे और मेरे फादर आईआईटी से थे उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा बिजनेस है आईआईटी की तैयारी कराओ तो इसलिए मैंने और फादर ने मिलके एक आईआईटी इंस्टीट्यूट भी ओपन किया था जो 800 बच्चे थे 3 सेंटर्स थे हमारे और बाद में हमने नारायण इंस्टीट्यूट को भेज दिया था तो एंटरप्रेन्योरशिप का तो शुरू से ही था और 2013 के बाद जब मैंने सीएफओ पोजीशन से रिजाइन किया उसके बाद मैंने उसको फुल फ्लेजेड तरीके से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया और कंसल्टेंसी वेंचर्स मैंने क्रिएट किया तो ऐसे क्या मोमेंट आया था लाइक यू हैव टू बी क्विट फ्रॉम सीएफओ बिकॉज़ सीएफओ इज अ ग्रेट पोजीशन इन द स्टार्टअप तो ऐसा होता है जब आप कंटिन्यूअसली जॉब लाइफ में होते हो तो आपका एक सेपरेट माइंड का बैंड चलता है आपको लगता है कि या तो मैं सीख रहा हूँ या मुझे पैसे बहुत ज्यादा मिल रहे हो लेकिन एक टाइम के बाद पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत चीजें होती हैं वो आपको दिखने लगता है तो मुझे ये था कि मैंने सेल साइड देखी मैंने मिडिल साइड देखी कंसल्टिंग डेलॉइट में फिर मैंने बाय साइड देखी टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रांड कैपिटल में फिर मैं ट्रेजरी ऑपरेशंस देखे एयरसेल में फिर मैंने डेट देखा उसके बाद में सीएफओ तो सब कुछ तो मुझे ये था कि मैंने बहुत एक्सपोजर ले लिया और मैं अब इसको यूटिलाइज करके अपने लिए कुछ सेट करूं वही एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा था ना वही कीड़ा था जिसकी वजह से 2013 में मैंने जॉब छोड़ी and you were an advisor as well as one of the start VC firm from Canada that is INSEAD की जो एलुमनाई है उन्होंने रॉयल वीसी कनाडा में ओपन किया और उनकी एक पर्टिकुलर थीसिस है और उसके अंडर हमने आई एम अ वेंचर एडवाइजर विद देम और हमने अराउंड 300 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है करीब 50 कंट्रीज में जिसमें से 35% जो कंपनीज हैं वो वुमेन लेड हैं एंड 50 कंट्रीज से ज़्यादा में ये कंपनीज हैं और बहुत ही मेजर तरीके से वो लोग हमारे स्टार्टअप में कहते हैं कि MBA इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता एज अ डिग्री लेकिन जो ये आईवी लीग कॉलेजेस का एक एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम है एक नेटवर्क है एक एलुमनाई नेटवर्क के चलते जो बेनिफिट होता है वहाँ से डिग्री करने वो एडवांटेज है जो लॉयल वीसी ने कैप्चर की हुई है इट्स लाइक जैसे अपने इंडिया में आईआईटी दे हैव अ ग्रेटर बिल्कुल आई एम इतना नहीं बिकॉज IIM तक जो आदमी पहुंचता है वो कहीं ना कहीं यही सोच रहा होता है कि मेरे को यूएसए जाके $2 लाख $2.5 लाख $3 लाख मिल जाए
और वो फिर बैंकिंग में भी जो ट्रेडिशनल है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया या एक HSBC जॉब हो गई, या वो उस टाइप की कंपनीज को टारगेट करता है फाइनेंस साइड में। और मार्केटिंग साइड में वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में मिल जाए या फिर डाबर में मिल जाए, उस टाइप से। तो IIMs में जो लोग बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद IIM कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन IIT में तो आपको यू विल गेट एंटरप्रेन्योर्स आपको बहुत ही जल्दी मिलेंगे। So, as you mentioned कि आपने 300 स्टार्टअप में वेंचर फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया, तो उसमें से कोई ऐसा यूनिक आइडिया जो आपको लगा वाओ, आपने उसकी पिच देखी कि बिजनेस मॉडल देखा ना, आपको लगा इसमें तो मुझे इन्वेस्ट करना है? देखिए मेरे पास ना अभी क्या हो रहा है कि जो ओवर डेटा है जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, आईपैड भी यूज कर रहे हो, लैपटॉप भी यूज कर रहे हो, मोबाइल भी यूज कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, तो वो जो डेटा है वो इतना ज्यादा कंटेंट हो चुका है कि लोगों की मेंटल कैपेसिटी नहीं है उस डेटा को, तो उस वजह से हर चीज में शॉर्ट टर्मिज्म आ रहा है। यानी बड़े वीडियोस से छोटे वीडियोस, 50 ओवर मैचेस से 20 ओवर मैचेस, और रील्स आ गया, रील्स हर कोई 2 मिनट का वीडियो, आधा मिनट का वीडियो। और उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा माइंड है बहुत फास्ट रन करता है, बिकॉज आप सारे दिन मोबाइल पे 10 घंटे रहते हो, आप जो भी चीज उसमें करो आप इंस्टेंट आंसर मिल जाता है, तो माइंड को लगता है कि मुझे भी फास्ट वर्क करना चाहिए। उस वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक कंपनी आई थी जिन्होंने इस टाइप के फिजिकल प्रोग्राम्स बनाए हैं जो चलते ऐप से ही हैं, लेकिन वो आपको इतना इंसेंटिव देते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटीज करो, और उसको वो मोनेटाइज कर रहे हैं बाय गिविंग यू डिफरेंट प्लान्स एंड फीचर्स। तो वो कंपनी एक आई थी मेरे पास जो मुझे लगा कि जो डिजिटल के बियॉन्ड जाके डिजिटल डिटॉक्स पे फोकस कर रही है, और मुझे था कि ये कंपनी में बिल्कुल मतलब पैसा डालो, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये चलेगी। इंडिया में पेरेंट्स पैसे देंगे नहीं देंगे स्क्रीन छुड़ाने के लिए, ये आई डोंट नो, बट ऐसे मतलब बहुत कंपनीज। तो इसमें मेरा नेक्स्ट ये है कि जैसे हमारे आपके पास एक वन ऑफ द बेस्ट है, वो मेरे को लगता है कि फनी तो आपके पास बहुत है, लाइक कोई भी आ रहा है सर मेरे को फंडिंग चाहिए, आजकल तो खासतौर से जिनके पास आइडिया नहीं होता है एंड दे नो लाइक दिस इज द बीसी फॉर मी इन्वेस्टर, तो वो डायरेक्टली पिच करने चला जाता है सर मेरे पास ये आइडिया है। तो बिल्कुल, एक बार मुझे कॉल आई तो कहने लगे अब मुझे फंडिंग चाहिए, तो मैंने कहा आपको नंबर कहाँ से मिला, तो नंबर हमें इंटरनेट से मिला, तो हम क्या करते हैं सर, हम हेयर का बिजनेस करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं बात करता रहा, मुझे लगा कि ये लड़का टाइप ही कुछ है, तो मैंने कहा व्हाट इज योर एज, ही सेड आई एम 14 इयर्स ओल्ड। तो मैंने कहा अच्छा आप करते क्या हो, कहते मैं पार्लर चलाता हूँ हेयर का। तो मेरी मदर ने मुझे पार्लर खोल के दिया हुआ है, और मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे थे टीवी पे, और क्योंकि मेरे प्रोग्राम्स आ रहे हैं ना हर घर स्टार्टअप चैनल में, टाटा स्काई, टाटा प्ले, 510 नंबर चैनल पे, तो वहाँ से मैंने देखा था। तो बेसिकली मैं एक सलून चलाता हूँ और मैं उसके लिए वेंचर कैपिटल ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसे लोग कई बार, एक मैं अभी रिसेंटली गया था HSBC की इवेंट में, CNBC TV 18 की, तो वहाँ पे मैं जैसे ही इवेंट में घुस रहा था तो अचानक से 2-3 लोग मेरे पास आए, हाय तुषार हाउ आर यू। मैं सिर्फ देखते रहा कि कौन है यार, मतलब पर दे वर वाचिंग मी रेगुलरली, तो मुझे ये चीज़ तो नहीं पता चलेगी। तो देन आई रियलाइज कि एक्चुअली दे वुड हैव वॉच्ड मी समवेयर। तो इस टाइप से लोग बहुत हैं, और आजकल इवन जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं जो जिनको हम SME बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उनको भी ये है कि हम ये जो न्यू एज मनी है इसको लें। यहाँ पे मैं मतलब काफी फाउंडर से मिला हूँ एंड मोस्टली फाउंडर की साइकोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई है। उनका मानना है कि इन्वेस्टर से पैसा उठाओ और फिर बिजनेस रन करो, तो ये थॉट उनका सही है? देखो ये तो आप अगर कई सारी कंपनीज देखोगे जो US में पॉपुलर हुई, और US एक कैपिटलिस्ट, एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वहाँ पे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लोगों की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मनी की अवेलेबिलिटी बहुत इजी है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, 90% हेज फंड जो होता है 90% तक डेट ले सकता है। तो
इस वजह से वो लोग इस चीज़ को गलत नहीं मानते। उन्होंने बहुत सारी कंपनी ऐसी देखी हैं जिन्होंने शुरू में ये कहा कि हम मोनेटाइज नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को, हम पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेंगे और जब हमारे पास एक कैप्टिव ऑडियंस होगी तब हम उसको मोनेटाइज करेंगे। अब आप एग्जाम्पल्स देखो, अमेजोन बहुत टाइम तक लॉसेस में था और उसके बाद उन्होंने एक दिन एडवर्टाइजिंग शुरू करी अमेजोन में। आज वो अमेजोन की एडवर्टाइजिंग गूगल को कंपटीशन दे रही। तो अगर ये टाइप की मोनेटाइजेशन उन्होंने 20 साल के बाद करी तो ये एक एग्जांपल है कंपनीज का कि आप उसको, लेकिन अगर आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना के बैठे हो जिसमें प्रॉफिट आने का कभी चांस ही नहीं है, तो उससे बेटर तो जैसे वो मतलब उससे बेटर आप मंदिर के बाहर खड़े होके और पैसे बांटो, आपको 10 किलोमीटर की लाइन लग जाएगी और उसमें आप वैसे भी बांट सकते हो, तो फिर कंपनी करने की क्या जरूरत है। मतलब वो है। और तीसरी बात ये है कि ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्क कैपिटल है ये बहुत ज़रूरी था और इसके आने से बहुत यंगस्टर्स हैं जिनको एक बहुत ही मोटिवेशन मिली है कि उनको रिस्क लेना है। बिकॉज यूजुअली जो हमारी डिग्रीज एजुकेशन सिस्टम है वो हमें रिस्क टेकिंग के लिए नहीं मोटिवेट कर रहे। वो कहते हैं आप बस जॉब करो जॉब करो जॉब करो, उसी टाइप से पढ़ाई कराते हैं। देखिए आपको सर्वाइवल स्किल्स के नाम पे स्कूल में सिलेबस में कुछ नहीं है, कॉलेज के सिलेबस में कुछ नहीं है। अगर आपको बोले अपने घर का पेंट करना हो या थोड़ा फर्नीचर ठीक करना हो या कार ठीक करनी हो, कुछ भी नहीं। अगर आपको बोले कि मनी को इन्वेस्ट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, मनी से कैसे कमाते हैं इन्वेस्ट करके, there is nothing। तो ऐसा आदमी जो इस रास्ते पे निकलता है एंटरप्रेन्योरशिप और उसको कैपिटल मिल जाती है, इट्स अ मस्ट। As you mentioned in that कि business model, तो बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज होते हैं, उनका फेल होने का मेन रीजन ये होता है कि उनका बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं होता। तो आपका इस पे क्या सजेशन है, एडवाइस है कि उनको अपना बिजनेस मॉडल किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए, आप अगर प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च करे बिना कोई प्रोडक्ट या सर्विस उतारते हो मार्केट में तो आप गलतियां करके सीखोगे। लेकिन अभी एक कंपनी आई थी जिन्होंने क्लाउड बेस्ड टेलीफोनी बनाई थी। अब उन्होंने देखा कि मार्केट में ऑलरेडी एक सिकोआ फंडेड कंपनी है जो ये काम करके बंद हो चुकी है। तो उन्होंने क्या करा, मैंने उनको ये बोला कि आप पहले ना इंटरनेट पे रिसर्च करो। तो ये प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। और प्राइमरी रिसर्च ये कि आप मार्केट में लड़के भेजो, उनसे आप क्वेश्चनियर्स भिजवाओ लोगों से कि कितने प्राइस पे वो ये प्रोडक्ट खरीदने को तैयार है। और जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करो उसके बाद आप फर्स्ट 200 कस्टमर्स ढूंढो हु विल बी योर चैंपियंस एंड एम्बेसडर्स। उनके हाथ में अपना प्रोडक्ट दो, उनसे फीडबैक लो, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो। तो ये जो प्रोडक्ट मार्केट फिट की बात करते हैं वो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। नहीं तो वही है कि आप इन्वेस्टर का पैसा भी बर्न आउट होगा और तो उसमें गलती करके सीखने वाली बात हो जाती है। एंड आजकल के टाइम में इतना टाइम किसी के पास नहीं, कोई गलती करके सीखे तो उससे पहले रिसर्च करके मार्केट नहीं, आप जब तक सोचोगे कि मैं नेक्स्ट राउंड में ये पैसा उठा के जो बिजनेस मॉडल चेंज करके कर लूंगा, तब तक मान लो यूएस में रिसेशन आ गया या तो फिर आप कैसे प्लान करोगे? यू विल हैव टू डू इट द राइट वे बाय लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। वो चीज़ है। तो इसमें जैसे हमारा बिजनेस मॉडल हो गया, अब लोग फंडिंग के लिए आ रहे हैं, खासतौर से आप जैसे पीटी फर्म रन कर रहे हैं, सो आप तक वो किस तरीके से रीच करेंगे और उनकी जो पिच डेक होती है वो किस तरीके की, किस लेवल की होनी चाहिए? आपने उनकी पिच डेक देखी है? दिस इज द पिच डेक। ऐसा कोई फिक्स्ड पिच डेक मैं देखना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन 4-5 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है कि जिस सेक्टर में आप उठ के आ रहे हो उस सेक्टर को आपने स्टडी किया है कि बाकी कंपनीज क्या कर रही है उसमें, और अगर आपको ये पता है कि बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं तो आपने इसी सेक्टर को चूज किया है तो इसके अंदर कुछ नया हो रहा होगा, इसलिए आपने वो सेक्टर चूज किया है। और यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट कि मतलब ये मैं सेक्टर में क्यों करना चाह रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो ग्रोथ आप इन्वेस्टर को दिखा रहे हो वो कुछ आपने ग्रोथ ऑलरेडी आप कर चुके हो
तो वो आपको कंफर्ट मिलेगा इन्वेस्टर को कि ये ऑलरेडी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं वाइट हैट जूनियर का। अगर वाइट हैट जूनियर ने जिस टाइम अप्रोच किया था इन्वेस्टर्स को, तो ऑलरेडी ग्रो कर रहे थे 100% से ज़्यादा। आई एग्री, उसके लिए इनिशियल फंडिंग अमाउंट चाहिए, तो वो तो आपको देखो मैनेज करना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इन्वेस्ट जो फाउंडर्स हैं वो कहते हैं कि 100 करोड़ वैल्यूएशन, 200 करोड़ वैल्यूएशन, जब अभी बिजनेस कुछ भी नहीं है, तो आपको इन्वेस्टर को भी थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि वो भी आगे लिमिटेड पार्टनर्स का पैसा उठा के बैठे हैं और वो उनको प्रॉमिस करके बैठा है कि मैं आपको 25% IRR बियॉन्ड हर्डल रेट दूंगा। तो अगर वो पैसा इतना महंगा उठा के बैठा है, जो 35-40% का पैसा है, वो अगर वो पैसा आपके ऊपर लगा रहा है, तो आपको मतलब यू शुड बी अंडरस्टैंडेबल ऑफ द फैक्ट कि उसको अच्छी वैल्यूएशन चाहिए। और मार्केट का पार्ट आप भी हो और इन्वेस्टर भी है, और एक साथ रहना है अगले 5 से 10 साल। तो वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी तरह समझनी होती है कि ये इतना पैसा क्यों मांग रहा है, उसका क्या करूँगा। अगर आपको 10 करोड़ चाहिए तो 10 लो, उसमें फिर 50 या 100 मांगने की क्या बात है। तो वो क्लियर होना चाहिए उसका। और तीसरी चीज़ ये है कि जो फाउंडर्स हैं उनका मोटिवेशन क्या है कि वो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कमिटमेंट नहीं है आपका किसी प्रॉब्लम के लिए, आप उसको सॉल्व करने बैठे हो, जैसे ही आप कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी आपको लगेगा लेट मी रन अवे। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसमें फाउंडर्स का मोटिवेशन, जैसे आपने कहा, वो इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी फाउंडर्स आते हैं एंड उनका प्लान होता है फिर 1 ईयर या 6 मंथ। सो उनको उनको कितने सेगमेंट का प्लान करना चाहिए? 1 ईयर, 6 मंथ, क्वार्टरली, 2 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर? उनके माइंड में कितने टाइम तक का एक टाइम रिलेशन होना चाहिए कि मेरे को आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ तक मैं सर्वाइव कर लेता हूँ, अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं मिली एंड आई गॉट द इन्वेस्टमेंट, तो उसके बाद वो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं? देखिए, 18 महीने का एक बहुत ही ऑप्टिमम टाइम है जो बंदे को पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस अगले 18 महीने में क्या अचीव करेगा। और 18 मंथ्स एक बहुत डिसेंट टाइम है जिसमें पहले आपने फंड रेज किया, फिर आपने 18 महीने के लिए आपके पास कैश है। 18 महीने का टाइम ऐसा है कि उसमें आप प्रोडक्ट भी कर सकते हो, PMF भी कर सकते हो, उसमें आप ट्रैक्शन भी लेके आ सकते हो और उस ट्रैक्शन के बेसिस पे अगले राउंड की वैल्यूएशन भी ला सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो आइडियल टाइम है दैट इज 18 मंथ्स। और ये बात फैक्ट है, आई हैव बीन इन अ ट्रेजरी ऑफ 20,000 करोड़, 11,000 करोड़ की जो कैश फ्लो मैनेजमेंट होता है, वो दैट इज द जूस ऑफ अ फाउंडर। अगर उसको कैश फ्लोज का कंट्रोल है उसके ऊपर, 90% कंट्रोल बिजनेस के कैश फ्लोज की अंडरस्टैंडिंग से आता है। तो अगर आपके पास वो है कि आपको पूरा कंट्रोल है कि ये बिजनेस कहाँ जा रहा है, कितने पैसे ले रहा है, तो आपको 18 महीने का तो प्लान होगा ही। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे अभी एक कंपनी आई थी, दे वर लॉस मेकिंग एंड दे वर इन एजुकेशन, पर उनको ये लगा कि अभी मार्केट्स बहुत टाइट हो गई हैं एडटेक कंपनीज के लिए, तो हम जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट कैसे दें। सो दे स्पोक टू लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन द मार्केट, और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने बोला कि अभी प्रॉफिटेबल कंपनीज की IPO आएगा, तो आप या तो ऑर्गेनिक रूट से या इनऑर्गेनिक रूट से 150 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इकट्ठा कर लो। तो दे डिड द सेम, जितने प्रोग्राम्स थे उनको प्रॉफिटेबल, जो लॉस मेकिंग थे उनको हटाया, और कंपनीज जो प्रॉफिटेबल थी, जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो खरीदना शुरू कर दिए क्योंकि अभी वैल्यूएशन बेटर मिल रही है। तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान हो गया कि 3-4 साल में IPO करेंगे। तो ये सारी प्लानिंग का पार्ट है जो एक यू कांट लूज साइड ऑफ द विजन, वो है। एक्चुअली अपनी विजन की बात करूँ तो फाउंडर्स, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं कुछ भी स्टार्ट कर रहा हूँ या मेरे जैसे कोई फाउंडर्स आते हैं, तो उसका विजन लाइक हाउ इन्वेस्टर नो कि ये सॉलिड विजन है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टर पैसा बंद कर लगा होता है फाउंडर्स पे, ना कि आइडिया पे, उसका विजन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज करते हो कि इसका विजन स्ट्रॉन्ग है?
वो फाउंडर मार्केट फिट कहते हैं ना, फाउंडर मार्केट फिट यही तो कहते हैं कि ये जो फाउंडर है ये इस सेक्टर को कितना अंडरस्टैंड करता है, एंड इफ पॉसिबल इसी सेक्टर में वो पहले एक कंपनी चला के एग्जिट ले चुका हो। अगर उसने ऐसा किया है इसका मतलब ही अंडरस्टैंड द मार्केट की इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। और उसके अंदर ऐसे लोग भी, कुणाल शाह टाइप के लोग भी हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पिछली कंपनी बेची है और उसके बाद उनको कुछ नया समझ में आया, शुरू करते ही $15 मिलियन मिल गए। तो वो फाउंडर मार्केट फिट की वजह से हुई। तो अगर आप अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग में हो तो आपको बंदे की कैपेबिलिटी और इंटेंशन, ये दो चीज़ें ही आप चेक कर सकते हो। इसके बियॉन्ड अगर आप बहुत ज़्यादा वो चेक करना चाहोगे तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग में। तो वो फिर आप दूसरी चीज़ें चेक करो। आप ये चेक करो कि जो टीम इसने बनाई है वो आपस में कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है विजन के लिए, और कितना वो लोग कमिटेड है विजन के लिए। वो चीज़ें फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें टीम, जैसे आपने मेंशन किया, टीम का काफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट हाउ द फाउंडर कैन फाइंड द राइट टीम, क्योंकि अर्ली स्टेज या अर्ली स्टेज स्टार्टअप में प्रॉब्लम होता है कि उनकी टीम में रेगुलरली चेंज होती रहती है एंड फाउंडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिजनेस को रन करना, क्योंकि उसके पास सही टीम नहीं है। देखो अभी क्या है कि आपको अगर एक इंडियन एसएमई मेंटालिटी से आप बिजनेस रन करोगे स्टार्टअप का, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। और एसएमई मेंटालिटी क्या होती है, सारा कंट्रोल मेरे पास है, सारी इक्विटी मेरे पास है। तो आपको अगर टैलेंट चाहिए तो ईसॉप तो देना पड़ेगा। और जो हम लोग भी एज इन्वेस्टर्स हमेशा कंपनी को कहते हैं कि आपका 10 to 15% और 20 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट 10 to 15% इक्विटी आपको ईसॉप पूल में देनी चाहिए। और वो लोग आपके साथ ग्रो करेंगे तो नेचुरली फिर वो उनका कमिटमेंट लेवल अलग ही होगा। तो वो चीज़ें आप एज अभी मैं, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ही वाज इन अ जॉब और उनकी वाइफ ने एक अच्छी जॉब छोड़ के स्टार्टअप ज्वाइन की थी, एंड आफ्टर 3-4 years शी गॉट ईसॉप से एग्जिट मिला उसको, कंपनी ने बायबैक किए थे, 6 करोड़ रुपए मिले उसको। अब वो 2 साल से तो छुट्टी पे ही है लोग, मतलब दे आर जस्ट सीइंग द वर्ल्ड एंड बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि अगर कमिटमेंट चाहिए आपको लोगों का, तो आपको किसी ना किसी तरह से कॉम्पनसेट उनको करना पड़ेगा। So who are watching this video, mostly founders and co-founders, अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हो तो इसको ध्यान से सुनना, ये जो भी सर ने बोला है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास इक्विटी सारी हाथ में रह जाएगी और आपके पास टीम नहीं तो वाइड खड़ा हो जाएगा। टैलेंट को आपको अगर रिस्पेक्ट देनी है तो आपको उनको कंफर्टेबल तो बनाना पड़ेगा, उनको भी अपना घर चलाना है, उनको भी बच्चे हैं, उनको भी खर्चा है, तो कहीं ना कहीं से तो कॉम्पनसेट करना पड़ता है। तो सर जैसे अभी हमारे पास हमने इतनी सारी चीज़ों की बात की, एक इन्वेस्टर एक स्टार्टअप की वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करता है? कोई आया, उसकी मार्केट सेल 1 लाख 10 लाख रुपीज है, दे आर लाइक कि मेरी वैल्यूएशन मार्केट में 10 CR 20 CR, क्योंकि यही मार्केट में आता है, तो उसको आप एग्जैक्टली कैसे फाइंड करते हैं कि इसकी वैल्यूएशन क्या है? देखिए हमारे जो हर कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट होते हैं। इंडिया में शुरू से क्या था कि गवर्नमेंट ने, सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो सारा पैसा मार्केट से लेके और उसको सब्सिडी और डोल आउट्स में बांट के इलेक्शन जीतने के लिए, तो उस वजह से क्या हुआ कि डेट बहुत बढ़ गया गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट आज भी बहुत डेट ले रही है, तो बाकी लोगों के लिए कम पैसे बचते हैं, तो बैंक के पास अगर कम पैसे हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। तो उस वजह से क्या है कि जो ज़्यादातर वैल्यूएशंस हैं वो ज़्यादातर लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो पुराने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, पुराने जो बैठे हैं दलाल स्ट्रीट पे, वो ये कहते हैं कि 5 से 6 साल में पैसा वापस आ जाना चाहिए। तो ये कहते हैं जैसे कि हमें 13% का रिटर्न दे दो हर साल, तो पैसा 5 साल में पूरा घूम जाएगा, तो पूरा वापस आ जाएगा। लेकिन जो भी
इन्वेस्टर और फाउंडर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, वो ये है कि फाउंडर हमेशा बोलेगा लुक एट द फ्यूचर, मेरे फ्यूचर कैश फ्लो देखो, और कैश फ्लो को आज की वैल्यू पर डिस्काउंट करेगा। और इन्वेस्टर हमेशा ये बोलेगा कि तूने पिछले 6 महीने और 1 साल में क्या किया। तो ये गैप तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन कुछ बॉल पार्क फिगर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी स्टार्टअप 50 लाख का टर्नओवर है या 10 लाख से 50 लाख का है, तो आप 10 से 15 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन लगा सकते हो आसानी से, एंजल दे देगा आपको। लेकिन अगर आपका जीरो रेवेन्यू, प्री रेवेन्यू है, तो नेचुरली फिर आप 5 या 6 करोड़ की, 4-5 करोड़ की वैल्यूएशन ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक कंपनी मेरे पास आई थी बीकाजी कामा प्लेस से, उसने 30 करोड़ की वैल्यूएशन पे शुरू का पैसा उठा रखा, और बाई चांस उसी टाइम बिल्कुल सेम टाइप की कंपनी मेरे पास बैंगलोर से आई थी, उन्होंने 36 लाख रुपीस ले रखे थे एंजल से, 36% इक्विटी देके, यानी 1 करोड़ की वैल्यूएशन। दोनों सेम कंपनीज थी, बैंक्वेट हॉल को एग्रीगेट कर रहे थे ऑनलाइन, दोनों सेम स्टेज पे थी, एक की 30 करोड़ की वैल्यू थी, एक से 1 करोड़ की वैल्यू थी। तो जब तक आप मार्केट में कमांडिंग पोजीशन में नहीं आते कि मैं अपनी वैल्यूएशन मांग के लूंगा क्योंकि मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तब तक आपको मिडवे तो फाइंड करना ही पड़ेगा। और अगर मिडवे नहीं फाइंड हो रहा तो बहुत तरीके हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल सेफ नोट्स हो गए, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो गए, उसको जो फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं, वो ऑप्शंस हैं। जो मुझे इसमें वाई कॉम्बिनेटर की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो आपसे जो सेफ नोट साइन करते हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, 1 या 2 पेज का एग्रीमेंट होता है बस, और उसमें ये होता है कि 1-2 साल बाद अगर कंपनी चल निकली तो मेरे को एज अ डेट इस पैसे को वापस कर दें, इवन इक्विटी भी नहीं दे रही, यानी सबसे ज्यादा रिस्क वाली कैपिटल वो आपको दे रहे हैं विद एन ऑप्शन कि आप उसको डेट की तरह वापस ला दें। दिस इज, यू कैन इमेजिन द टाइप ऑफ मनी अवेलेबिलिटी व्हिच इज देयर, कि वो सबसे रिस्कीएस्ट वो ले रहा है। तो ये है। बाकी मेरा एडवाइस है फाउंडर्स को कि मीडिया हाइप के बियॉन्ड आप नंबर्स को स्टडी करो। आपको रियलाइज होगा कि अगर आप 3-4 बिलियन की कोई वैल्यूएशन देखी है आपने, वो सब कंपनीज को नहीं मिली, वो कुछ चुनी हुई कंपनीज को मिली, उसमें मार्केट मेकिंग ज्यादा हो गई, ज्यादा इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे, तो यू हैव टू बी रीजनेबल। So, coming to the VC firms, हमने काफी अच्छी बात की। तो how actually VC firms work? वीसी क्या करता है? वीसी ये कहता है कि आप मेरे को अपना पैसा दे दो, लिमिटेड पार्टनर को बोलता है। वो जो वीसी होता है वो खुद जनरल पार्टनर होता है। जनरल पार्टनर को स्पॉन्सर करना पड़ता है फंड को, तो जितना फंड का साइज है उसका 3%, 2%, 3% वो जीपी को लगाना होता है। फिर वो कहता है कि मैं, जैसे हमारा $25 मिलियन का फंड है जो आ रहा है, तो हम लोग इन्वेस्टर्स को ये बोलते हैं कि आप इसमें पैसे डालो फंड में और आप एलपी बन जाओ, लिमिटेड पार्टनर्स बन जाओ। हम क्या करेंगे, हम हर साल जितना भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, जितना अमाउंट है कमिटेड है एलपीज का, उसका 2% हम हर साल काटेंगे, जिसको हम ऑफिसेज, सैलरीज और फर्म्स को लीगल, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इन सब के लिए पे करेंगे। और जब इन्वेस्टमेंट होने के बाद 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, जब हमें एग्जिट मिलेगी, तो उसमें जो गेन होगा, कैपिटल गेन, प्रॉफिट कह लो या कैपिटल गेन कह लो, उसका 20% हम रखेंगे, 80% हम आपको दे देंगे, आपको वापस कर देंगे। लेकिन इसके अंदर एक हर्डल रेट की भी बात आती है। वो ये आती है कि सपोज मैंने 8% का हर्डल रेट डाला है, उसका मतलब ये है कि 8% तक का कैपिटल गेन अगर आएगा, उसमें मैं अपना कैरी नहीं काटूंगा 20% वाला। 8% से ऊपर जितना रिटर्न में लाऊंगा उसका मैं 20% अपने पास रखूंगा एवरी ईयर, और 20% एग्जिट के टाइम पे। इस 2 और 20 को वीसी वर्ड में बोला जाता है कैरी। तो ये इस कैरी पे वर्क करता है। जब बहुत एक टाइम आया था 2005 to 8 के बीच में, जब बहुत मार्केट्स ऊपर चली गई थी और इरेशनल तरीके से पैसा आ रहा था इंडिया में,
वर्ल्ड ओवर ही आ रहा था, उस टाइम ये कैरी थोड़ा श्रिंक हो गया, 1%, 10% या 1.5 और 15% ऐसे हो गया था, लेकिन यूजुअली 2 और 20 चलता है। अब आप जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है वो ये कहता है कि मेरा 2% मत काटो, अगर अगले 10 साल में 2 करके 20% तो ऐसे ही कट गया। तो लेकिन यू हैव टू पुट योर फुट डाउन बिकॉज खर्चे बहुत होते हैं फंड के, और अगर अच्छी टीम रखनी है उनको सैलरीज अच्छी देनी पड़ेगी। अच्छा, फिर वो लोग 5 से 8 साल टिके रहेंगे आपके साथ, तो यू हैव टू इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो यू जस्ट हैव टू मॉनिटर, तो वो आपको सारा पे करता है। तो ऐसे वीसी फंड वर्क करता है, और वीसी वाले बहुत डरते हैं इस बात से कि हमें एग्जिट ना मिले, तो क्योंकि एग्जिट नहीं मिली तो जिन इन्वेस्टर से आपने पैसा लिया है वो आपको नेक्स्ट फंड के लिए पैसे नहीं देंगे, और वो आपको मतलब आप वर्ड ऑफ माउथ से भी उनका नाम नहीं ले पाओगे कि इन बंदों को मैंने कमा के दिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको परफॉर्मेंस के ऊपर देयर इज अ ह्यूज प्रीमियम इन द वीसी। तो जैसे वीसी फर्म्स सामने चल रहे हैं और आज भी लोग यूएस में 2 बैंक वो Silicon Valley बैंक चल रहा है, तो उससे अपने इंडिया पे कितना इफेक्ट पड़ा? बहुत फर्क पड़ा है। अभी जितना इन्वेस्टमेंट इंडिया में लास्ट ईयर हुआ था, विच वाज अराउंड एफडीआई वाज $84 बिलियन, जो लाइफ टाइम हाई था, जिसमें से वीसी मनी भी था विच वाज गुड मोर देन $30 बिलियन। दिस इज लाइक एन ऑसम थिंग। बट इस साल नंबर ऑफ डील्स भी कम हुई हैं, और जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो भी कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीसी फर्म्स के पास पैसा नहीं है, पैसा है उनके पास। एलिवेशन ने अभी तो $850 मिलियन रेज किया था, और कलारी ने भी नया फंड फ्लोट किया, इंडियन एंजल नेटवर्क का नया फंड आया, वो भी सब्सक्राइब हो गया। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो क्वालिटी वाले लोग थे उनको एडिशनल मनी मिल रहा है, और जो कम क्वालिटी वाले थे उनको मिल ही नहीं रहा। तो जो जैसे यूएस की स्टॉक मार्केट्स में होता है, जो टॉप 20 स्टॉक्स हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, और बाकी सारे स्टॉक्स हैं वो सोते रहते हैं। तो देयर इज अ प्रीमियम ऑन गुड परफॉर्मेंस। So like हमारा इसके बात हो गया, एंड लाइक आप काफी सारे इवेंट में जाते रहते हैं, और यू आर लाइक बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन 2022 यू got awarded. So like जब आपका अवार्ड मिला, लाइक हाउ आर यू फीलिंग? लाइक मुझे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आइक्रा वालों ने बुलाया था, और मेरे को ये बोला था कि आज हमारी बहुत अच्छी सेलिब्रिटी आ रही है, और जब हमने देखा वहाँ पे तो डॉक्टर किरण बेदी वाज देयर, एंड आई वाज जस्ट सिटिंग इन द बैक, आई एम नॉट अ फ्रंट बेंचेस पर्सन, मतलब तो मैं आराम से पीछे बैठा हुआ था, एंड सडनली दे अनाउंस्ड दैट आई हैव वन द बेस्ट स्टार्टअप सपोर्टर अवार्ड, and to take it from someone like Dr. Kiran Bedi, it was a great moment. I can never forget it. And मैं घर आया तो मैंने अपने बच्चों को दिखाया, अपनी मदर को दिखाया, and it was really something I'm really proud of it. मुझे एक और बार ऑफर आया था कि one of the union ministers is coming और आप आइएगा, आप जरूर आना। तो जब मैंने यूनियन मिनिस्टर का नाम सुना तो I don't like that guy. तो फ्रैंकली इवन इफ वो मुझे देने वाले थे कुछ या नहीं था, मैं गया ही नहीं, बिकॉज इट मैटर्स टू मी कि पर्सन मैटर्स टू मी, कि मैं किसको रिगार्ड दे रहा हूँ किस वजह से। I totally understand this thing. So like you went many of college and you are a mentor in many of incubation cells like IIT Delhi and many of IIMs हैं, IITs हैं, बिट्स पिलानी है, कैंपसेस के लिए बहुत काम किया है। एंड जैसे आपने इन कैंपस में, क्योंकि इंक्यूबेशन है तो स्टूडेंट आएंगे और इसमें कुछ एज लिमिट भी नहीं है, तो अभी तक आपके पास कौन सा ऐसा लाइक फाउंडर्स आया है या कोई ऐसा स्टूडेंट आया है जिसकी बहुत ही कम थी उसके बाद अच्छा आइडिया, जिसकी अच्छा आइडिया हो, एज लाइक इज अ वेरी यंगेस्ट फाउंडर? नहीं, वो तो मैं आईटी मुंबई में आई वाज अ जज इन देयर कंपटीशन, उस टाइम कोविड का टाइम था, सो इट वाज हेल्ड ऑनलाइन, और हम लोग देख रहे थे उस टाइम पे जब उन्होंने हमें लिस्ट भेजी आईटी बॉम्बे एंटरप्रेन्योरशिप सेल ने,
There were more than 2000 startups. तो उनके अंदर एक बंदा था, उसको टॉप 10 में था उसका स्टार्टअप, एंड बहुत लोगों ने पसंद किया था। तो उसने मुझे कांटेक्ट किया आफ्टर द इवेंट, और वो इवेंट पे कांटेक्ट करने के बाद मैं उससे बात करता रहा, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज स्टार्टअप क्वाइट नाइसली। तो आई थॉट वेरी नाइस। तो उसके बाद मैंने उसको बोला, व्हाई डोंट यू डू दिस कोर्स फ्रॉम हियर? ही सेड, सर आई कांट, आई एम इन स्कूल। तो मैंने कहा स्कूल मतलब कौन सी क्लास में? था 7th क्लास। तो मतलब दैट वाज व्हेन आई मीन आई वाज लाइक कि 7th क्लास में तो मेरे को वॉशरूम भी नहीं पता था कहाँ होता है। दिस इज लाइक आई वाज रियली, मैंने कहा कमाल हो गया। एंड दिस वाज बिफोर शार्क टैंक केम इन टीवी। ओके। तो वो था, एंड आई वाज रियली, खासकर जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स और इंक्यूबेशन सेल्स खड़ी हुई हैं कॉलेजेस में, वो पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा, मतलब हर कॉलेज के पास है। और इट्स रियली नाइस। इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मैंने इस बारे में बात करी है। जो टीवी में मेरा शो आता है बिजनेस की पाठशाला, वो चैनल 510 पे आता है, हर घर स्टार्टअप चैनल पे, जो टाटा प्ले का चैनल है। और उसमें हमने बहुत इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बहुत बात करी है। सुनील शेट्टी जी इज 50% पार्टनर इन चैनल, और इसके साथ मेरी लाइफ स्टोरी द हसलर तुषार कंसल के नाम से सेम चैनल पे हर घर स्टार्टअप में उन लोगों ने फीचर करी है। रियली वंडरफुल एक्चुअली। जो भी कोई सर की स्टोरी देखना चाहता है तो वो चैनल पे जा सकते हो 105 एंड दे कैन 510 और टाटा स्काई, जिसका नाम टाटा प्ले हो चुका है। अदरवाइज आप टाटा प्ले में वेबसाइट पे या ऐप पे लॉगिन करके वहाँ पे आप द हसलर तुषार कंसल या फिर बिजनेस की पाठशाला, उसमें मेरे 12 एपिसोड्स हैं, जिसकी में हर एपिसोड में हमने वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप, फूड बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमी, और हाउ टू, जब टफ टाइम्स होते हैं देन हाउ कैन यू मेक योर स्टार्टअप इनटू अ कॉकरोच स्टार्टअप, वो उसके ऊपर एक पूरा एपिसोड है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हमने बात करी। So guys, go and watch the video and learn from the lot of good things. And another thing, अभी हमने सब चीज़ों पे बात की, स्टार्टअप पे भी हमने काफी बात कर ली है। So like last question है, आने वाले 5 साल में हमारे इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या होगा, कितना फ्यूचर होने वाला है? ये अगले 5 साल तो बहुत ब्राइट है, बिकॉज जो फर्टाइल ग्राउंड है जीडीपी ग्रोथ का और स्टार्टअप इकोसिस्टम का, वो सारा सेट है काफ़ी। और इंडिया एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो हम लोग इतना एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स पे थोड़ा डिपेंडेंट है, लेकिन कंजम्पशन पे बहुत डिपेंडेंट है। तो अगले 5 साल में अभी क्या है कि 2014 में इंडिया वॉज द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आज वी आर द 5th लार्जेस्ट। 10 साल में 5 ऊपर आ गए, और 2025-26 तक वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट। और अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पे देखो तो वी आर अ $11 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी कि कंट्री का आउटपुट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इट इज़ अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर ओपनिंग स्टार्टअप्स, स्पेशली इन एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ टेक, फिनटेक, बिकॉज आधार और यूपीआई इंडिया स्टैक जो है उसके ऊपर, और इसके साथ साथ डिजिटल डिटॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया, इसके ऊपर काफ़ी कुछ होगा, बिकॉज ये एक हेल्थ हैजर्ड भी है। और मुझे लगता है कि ये जितना भी टेक्नोलॉजी के आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके अंदर बहुत पेटेंट रिलेटेड काम काफ़ी होगा। और अभी क्या है कि इंडिया का एक्सपोर्ट भी अच्छा होता जा रहा है, अभी $750 बिलियन का है, जो प्रेडिक्शन ये चल रही है कि 1 ट्रिलियन से ऊपर चला जाएगा। तो अगर किसी को एक्सपोर्ट के क्षेत्र में काम करना हो या मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में करना हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रॉब्लम ये है कि अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी लेस, क्योंकि सबको ये लगता है कि चाइना से इंपोर्ट कर लो, वो ज़्यादा इजी है, क्योंकि चाइना आपको जिस रेट पे दे रहा है वो आप यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, लोन लेना महंगा है, इंटरेस्ट रेट,
लैंड महंगा है, लेबर के लॉज बहुत है, तो वो थोड़ा इशू है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, हेल्थ टेक, हेड टेक, फिनटेक, रोबोटिक्स और इन सब चीज़ों में बहुत काम होगा। SaaS, enterprise tech। So like मेरा लास्ट क्वेश्चन था, बट जैसे आपसे बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन और आ गया है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अभी आप रिसेंटली ChatGPT लॉन्च हुआ था एंड लास्ट ईयर, एंड लॉन्च होते ही बूम कर दिया था। उससे पहले AI को कोई इतना नहीं अबोध नहीं कर रहा था, लाइक अगर मैं इंडिया बोलूँ भाव राइट। जैसे ही ChatGPT आया अभी पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया, पीपल आर लर्निंग AI, एंड उसके आने से क्या फर्क पड़ा है मोस्टली फाउंडर। देखो, आप हमेशा ये सोचते हो ना कि मेरे को लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी से काम करना है, तो अगर आपके 50% से ज़्यादा काम ChatGPT से हो सकते हैं, तो आप उसके लिए एम्प्लॉयज क्यों रखोगे? आप मतलब यू विल कीप वेरी फ्यू इंटेलिजेंट पीपल हु विल यूज द अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू डू द वर्क। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयज रखने ही नहीं पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, पर ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हो। अब अगर आपको पता ही नहीं कि आप ChatGPT को लिटरली ऑर्डर देके आप जो मर्जी कंटेंट है वो बनवा सकते हो, तो आप तो खुद ही बनाते रहोगे या आप किसी एम्प्लॉय को बोलते रहोगे। तो वो है मतलब और ये जो AI है ये ओपन सोर्स था जब OpenAI बना था, बट बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो इसके ऐसा नहीं है कि ये फ्री रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट विल डेफिनेटली मोनेटाइज इट मोर। तो उसके बाद सिमिलर टाइप की टेक्नोलॉजीज और भी बनेगी, और उसका जो जनरेटिव AI की बात हो रही है उसके अंदर स्टार्टअप्स भी बहुत कुछ कर सकती है, बट इट रिक्वायर्स बिग मनी बिकॉज यू आर फाइटिंग विद द बिग टेक। तो बिग टेक के साथ आप compete करोगे तो you need to have the proper backing, investor। मेरे पास एक कंपनी आई हुई है जिन्होंने एक SaaS प्रोडक्ट बनाया है जो जनरेटिव AI को यूज करता है अपने डेटा को बेटर इवैल्यूएट करके बेटर फीचर्स बनाने के लिए। तो मतलब 1 महीना नहीं हुआ अभी जनरेटिव AI को, 2 महीने अभी से लोग शुरू हो गए। तो इसकी कुछ नेगेटिव कॉनोटेशंस भी हैं जनरेटिव AI की, बट आई एम श्योर कि कुछ रेगुलेशंस आएंगी, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोला है कि इवन सैम ऑल्टमैन जो OpenAI का फाउंडर है उसने भी बोला है कि इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। AI में लाइक काफी सारे हमने काफी मूवीज भी देखी हैं बहुत ही, एंड काफी सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने बाद वो ट्राई करेंगे लाइक एज ए ह्यूमन, क्योंकि हम उनको एज ए ह्यूमन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जब हम उनको फ्रीडम दे देंगे एज ए ह्यूमन तो कोई बड़ा and in the last question right now, so how are people going to reach you for the funding? मैं आपको you can email me tk@consultancy.com। my company's website is consultancy.com। उसके अंदर एक फॉर्म है जो आप अपनी स्टार्टअप के बारे में भर सकते हो, और you can WhatsApp me। my WhatsApp number is there on the company's website, but you know I will turn around in certain time। मैं इंस्टेंट जवाब नहीं दे सकता, तो वो बहुत मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं और बहुत लोग आते हैं, हर एक कोई अलग अलग टाइप से आते हैं, तो नेचुरली यू विल हैव टू गिव मी सम टाइम, बट आई प्रॉमिस दैट साथ में मिलके कुछ भी पॉसिबिलिटी होगी आई विल ट्राई माय बेस्ट Definitely. And who are looking for funding and mentoring, contact him in Reshape with website and get the funding and build the startup ecosystem strong in India. So it's really nice to talk to you. My pleasure. Thank you so much. Thank you.